उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड एक हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। बात उन्होंने छेड़ी, मैंने तो नहीं छेड़ी। तो मैंने बस उसका विरोध किया ये लिख के कि हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, क्योंकि उन्होंने लिखा हिंदू नॉट इन ऑक्सफोर्ड, तो मैंने लिखा हिंदू इन ऑक्सफोर्ड। जब उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट, अ हिंदू इज अ विलन, तो लोग इस बात को क्यों इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई थी कि अगर कोई कह रहा है तो बाकी लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध आ क्यों नहीं रहा है। तब मैंने जाना कि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक विमर्श है, ये एक प्रीजुडाइज है जिसे दशकों से बोया गया है। 8वीं शताब्दी में भारतवर्ष जो सेक्रेड ज्योग्राफी है भारतवर्ष का, ये दुनिया में प्रप्रथम आर्थिक व्यवस्था थी जो 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, सबको पता है। पर लोगों को ये नहीं पता है कि हम पर ये जो लोगों ने शासन किया, बाहरी लोगों ने आकर शासन किया, लूटपाट किया, ये कैसा हुआ, कैसे हुआ। हम ये पढ़ते हैं कि एक दिन कोई आया हमारे किनारे, हमने हमारे हथियार फेंक दिए और हम पर प्रशासन शुरू हुआ। पर ऐसा नहीं था। 300, 400, 500 साल तक जंग लड़े गए और हमें वो हरा नहीं पाए। इसका वर्णन पर्शियन जो क्या कहते हैं लिटरेचर में किया जाता है, हमारे लिटरेचर में नहीं मिलेगा। तब विमर्शों की एक एंट्री होती है कि बड़े बड़े क्या साम्राज्यों को जब आप बल से नहीं हरा पाते हैं तो आप विचार से हराते हैं। तो जब बल से नहीं काम होता है तब विमर्शों की बात आती है, और विमर्श बल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। रश्मि जी को इस पुस्तक के विमोचन की बधाई। राम जन्मभूमि पे आपने बहुत शोध पर सामग्री प्रकाशित की है, देखा मैंने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि रश्मि सावंत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, और मेवाड़ टॉक ट्रस्ट में जब से आपकी आंदोलन की खबर मिली थी तब सूचना मिली थी कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शांतसन अध्यक्ष रहते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंदुवादी सोच को, हमारे जो मानवाधिकार जो उनको, और भारतीयता की तमाम तरह की हमारी नेतृत्व क्षमता को आपने मजबूती से रखा था। सबसे पहले इस दौरान उडुपी से लेकर ऑक्सफोर्ड तक, वापस ऑक्सफोर्ड से लेकर उडुपी तक जो यात्रा रही है और जिसने इस यात्रा को रश्मि सावंत बनाया है, उस बारे में हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले सबको खंबा खड़ी, नमस्ते, नमस्कारा। मैं उडुपी से आती हूँ। तो उडुपी अगर मैं कहूँ, इसका वर्णन करूँ तो ये केरल और कर्नाटका के बॉर्डर में एक बहुत छोटा सा शहर है, और एक तरफ हमारा समंदर है और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स है। तो अगर लोग पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या मतलब समंदर है या घाट है, तो मैं कहती हूँ कि दोनों हैं। तो एक ही जगह दोनों है, और इसकी ये खूबी है कि इसे भारत का टेम्पल टाउन माना जाता है, मंदिरों का शहर। तो आपको हर 500 मीटर में एक मंदिर मिलेगा जो कि अलग अलग पीढ़ियों ने, भारतीय जो डायनास्टीज रही है, अलग अलग जो आर्किटेक्चरल रेवोल्यूशंस रही है, हर किसी का एक आपको चिन्ह मिलेगा। चोल से लेके वडेयर से लेके हर किसी एक पंथ का आपको वहाँ पे चिन्ह मिलेगा। तो ऐसा एक क्या कहते हैं शहर है, बहुत सुंदर शहर है। और इस शहर को कई लोग खाने से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दुनिया भर में अगर आप भारतीय खाना खोजने की कोशिश करोगे तो आपको एक उडुपी रेस्टोरेंट मिल जाएगा किसी भी कोने। उदयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, मैंने सुना है। तो ये खूबी ये है कि वहाँ पे ना केवल वहाँ का खाना अच्छा है, बेहतरीन है, वो खाना वहीं पे इन्वेंट हुआ है। कहा जाता है कि जो उडुपी श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे 8वीं शताब्दी से निरंतर अन्नदान चला आ रहा है, निरंतर अन्नदान। और वो अन्नदान ऐसा है कि विद चेंजिंग सीजन्स, जैसे ही सीजन बदलता है तो वहाँ पे अलग खाना परोसते हैं उस सीजन के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वहीं पे सांबार का इन्वेंशन हुआ है, ऐसे माना जाता है, इडली का भी ऐसे माना जाता है, पर ये विवादित है तमिलनाडु के साथ। तो एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पे सबसे अच्छा खाना जो मिलता है वो
दान में मिलता है, जिसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एक मूल्यवान शहर से मेरा एक तरह से जन्म रहा है और मेरी एक परवरिश रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर ऑक्सफोर्ड वगैरह गए हो तो बड़े बड़े शहरों से आते हैं, और कई बार बड़े शहर के लोग अपनी हम्बल बिगिनिंग को दिखाने के लिए ऐसे जताते हैं कि वो छोटे शहर से हैं, जबकि उनके माता पिता छोटे शहर से होते हैं और वो बड़े शहर में पले बड़े होते हैं। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पैदाइश भी वहीं पे हुई है और मेरी मतलब पढ़ाई और सब कुछ जीवन एक तरह से वहीं पे बीता है। अक्सर कहते हैं कि छोटे शहर के लोग हैं उनके सपने बहुत छोटे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें रात को ना चांद और सितारे बहुत साफ दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है। तो हमारे इरादे भी और हमारे जो ड्रीम्स है वो भी इतने ऊंचे होते हैं, और हर कोई महान कहानी है वो छोटे शहर से भी शुरू होते हैं। तो मेरी कहानी बस वहीं से शुरू हुई। जब मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो इसीलिए शायद लेखिका भी मैं बनी। तो मुझे जब बचपन में लोग पुस्तकें बहुत भेंट करते थे और डिक्शनरीज भी बहुत भेंट करते थे, तो उसी दौरान मुझे किसी ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भेंट किया था। मैं बहुत छोटी थी तब। तो मैंने पूछा पापा से कि पापा ये ऑक्सफोर्ड क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखा हुआ था। तो पापा ने कहा कि इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है जिसे दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो मैंने वहीं पे गांठ बांध लिया कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो जाके ऑक्सफोर्ड से ही करेंगे, कहीं और से नहीं करेंगे। तो वो एक तरह से चाइल्डिश क्या कहते हैं जिद था जो बड़े होते हुए मैंने पूरा किया। और जब मैंने अपनी एप्लीकेशन भरी थी तो ऐसा कोई था नहीं मेरे क्या कहते हैं सोशल सर्कल में जिनसे मैं पूछ सकूं कि मैंने ठीक से ये एप्लीकेशन भरा है या नहीं। आजकल तो हम बिजली का बिल भरने से भी पहले पापा या मम्मी को फ़ोन कर देते हैं कि ठीक से भर रहे हैं या नहीं। तो ऐसा कोई मतलब था नहीं मेरे सर्कल में जिससे मैं पूछ पाऊँ कि मैं ठीक से भर रही हूँ नहीं भर रही हूँ। और मेरी एडमिशन हो गई। तो ये इस मिसाल का भी एक एग्जाम्पल है कि आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। शूट फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तो अगर आपके इरादे बहुत बड़े हैं तो अगर आप मिस भी कर जाओगे ना तो जहाँ आप पहुँचोगे वो पहले से बेहतरीन जगह होगी। तो हमें अपने आप को ही कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चाह है उसे हमें एक ना एक तरह से जीने का हक है, और वो हक सिर्फ हम अपने आप को दे सकते हैं। तो मैं ऑक्सफोर्ड गई और मुझे सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरी मास्टर्स जो है एनर्जी इंजीनियरिंग में रहा है। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं पहले के 2-3 महीने तो बहुत खुश थी कि मैं नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आई हूँ। मेरे जो टीचर्स हैं वो नोबेल लॉरिएट्स हैं, उन्हें नोबेल मिला हुआ है। एक प्रोफेसर को तो जब वो हमें पढ़ा रहे थे तभी उनको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड हुआ था। तो ऐसा एक क्या कहते हैं एकेडमिक सर्कल था। तो बहुत मतलब खुशी हुई पहले के 2-3 महीने। और बहुत सारे जो हेरिटेज वॉक्स है वो मैं लेती थी कैंपस पे, जैसे उदयपुर में मैंने लिया कल। तो बहुत सुंदर लगता था कि 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के जो बिल्डिंग्स है वो बहुत प्रिजर्व्ड है, और ऐसे लगता था कि मैं पास में ही रह रही हूँ। और टेम्पल टाउन से मैं सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स में आई हूँ, तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ थी। उसी दौरान जब मैं लाइब्रेरी से अपने रूम में जाती थी तो मेरा एक सेट पाथ था जहाँ से मैं डेली लाइब्रेरी रूम जाती थी। तो वहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति की स्थापना थी। तो एक क्या कहते हैं गैलरी थी जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बहुत सारे डिस्प्ले आइटम्स थे जहाँ पे गणेश जी की भी एक मूर्ति थी। तो मुझे सबसे पहले क्या लगा, मुझे लगा वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि हम तो सबको इसी नज़र से देखते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणेश जी मेरे इष्ट देव हैं, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसके नीचे। तो ऐसा लिखा गया था 13th century गणेशा आइडल acquired in a loot from India। तो तब मुझे लगा कि ये तो वसुदैव कुटुंबकम का भाव नहीं है, ये कोई एक तरह से फतेह करने वाली, एक क्या कहते हैं कैप्चर करने वाला भाव है, लूटपाट का भाव है। ये कोई क्या कहते हैं सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी वाली बात नहीं है। तभी एक कहते हैं ना ट्रिगर पॉइंट होता है। अक्सर आसपास हम बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसे हम नोटिस नहीं करते जब तक वो आपको इफेक्ट करे या आपको वो रियलाइजेशन हो।
चीज़ें आपके सामने ही होती है, पर आपको उस चीज़ का एक तरह से परख नहीं होती है, क्योंकि आपने उस दिशा में कोई सोच नहीं करी। तो जब मैंने सोचना शुरू किया तो हर कोने में मुझे यही दिखाई देने लग गया। तो मैं अगर कैंपस में चलती थी तो वहाँ पे महान, ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दिग्गज के और महावीर के जो क्या कहते हैं स्टैचूज लगाए थे, जो कि वहाँ के सेलिब्रेटेड लोग हैं, वो सारे तो स्लेव ओनर्स थे। उन्होंने तो कोई महानता वाली बात करी ही नहीं थी। मैं एक ऐसे देश से आती हूँ जहाँ पे महानता क्या कहते हैं, एक महान बनने के लिए त्याग देने की ज़रूरत है, धर्म की आचरण का ज़रूरत है। और इन लोगों ने बस लूटपाट किया, कुछ पैसे संग्रह कर लिए और इनके तो लग गए हैं हर जगह स्टैचूज। फिर मैंने और इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे लगने लगा कि यहाँ की जो सिलेबस है ये एक तरह से इस लूटपाट को जस्टिफाई करती है। यहाँ का जो रिसर्च है ये इस लूटपाट को जस्टिफाई करने में ही लगा हुआ है। फिर मुझे एक तरह से रियलाइजेशन हुआ कि जिस यूनिवर्सिटी को हम नंबर 1 कहते हैं, ये ना केवल दुनिया से लूटा हुआ पैसों से बना हुआ है, पर उस लूट को एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए आज भी काम करता है। तो मुझे वो रियलाइजेशन तब हुआ जब मैंने एक गणेश मूर्ति से जो कह सकते हैं वो हुआ। मैं बहुत साधारण आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वहाँ पे एक रिसर्च टॉपिक थी जो एक प्रोफेसर और उनके बच्चे कर रहे थे, जो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि जब बंगाल में फैमिन आया था अर्ली 1900s में, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो क्या हुआ, ब्रिटिश अधीन में जो भारत था, तो यहाँ से सारे जो ग्रेन्स है इसे लूट के वहाँ पे स्टोर कर रहे थे, क्योंकि उनका वॉर चल रहा है तो दे वांट स्टॉक, तो वो स्टॉक पाइल कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे फैमिन आया। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे उग रहा है उसे लेके वहाँ पे वो स्टोर कर रहे हैं अपने वॉर के लिए। तो वो स्टडी ये कह रहा था कि बंगाल फैमिन विंस्टन चर्चिल के पॉलिसी के वजह से नहीं है वर्ल्ड वॉर के, बल्कि हिंदू महासभा की वजह से है, जिन्होंने कास्टिज्म क्या कहते हैं, कास्टिज्म की वजह से, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई क्या कहते हैं सबूत नहीं है, फिर भी ऐसी स्टडीज को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट एक, जब मैं डीकोलोनाइजेशन की बातें करती थी तो एक बच्चा मेरे पास आया और पूछा, वेस्टर्न था, जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में पला बड़ा है, और वो पूछता था कि रश्मि, तुम डीकोलोनाइजेशन की बात क्यों कर रही हो? कॉलोनाइजेशन तो तुम्हारे लोगों के लिए एक सकारात्मक एक्सपीरियंस था, तुम लोगों ने खाना खाना सीखा, तुम लोगों ने कपड़ा पहनना सीखा, तुम लोगों ने भाषाएं सीखी है, तो तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो कि ब्रिटिश राज आपके लिए हानिकारक था? तो ऐसे प्रश्न दुनिया के जो नंबर 1% ब्रेन जिन्हें कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में सपोजिडली विद्या स्वीकार कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ये थी। तो मैं तो क्रांतिकारी थी ही बचपन से, तो मुझे लगा ये तो सही नहीं है, इसे चैलेंज करना चाहिए। तब स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आई, तो तब उसकी एप्लीकेशन जारी हुई। मेरी ना हर कहानी एप्लीकेशन से शुरू होता है, एप्लीकेशन भरने से शुरू होता है। तो मुझे लगा कि चलो, यहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे बहुत प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वाद विवाद होता है, तो इस वाद विवाद में एटलीस्ट मैं अपनी बात कह पाऊंगी कि जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये सब गलत हो रहा है और यहाँ पे हिस्ट्री बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से है, इसे बदलना चाहिए, डीकोलोनाइजेशन की बात करूँगी। और मैं कहूँगी कि ये सब आपने प्रतिमाएं जिनकी लगाई है, ये कोई महान पुरुष नहीं है, ये लुटेरे हैं। तो ये बात कहने के लिए मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना नाम दाखिल किया। मुझे हुए थे 3 महीने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पधारे। मैं पधारे यूज़ करूँगी क्योंकि मैं अब राजस्थान पधार चुकी हूँ, तो आजकल यही शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। तो मुझे पधारे 3 महीने हुए थे और मैंने सोच लिया कि मैं अध्यक्ष बनूंगी। अध्यक्ष नहीं बनूंगी, अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़ूंगी जिसमें मैं अपनी बात कह पाऊंगी। जीतने का तो मुझे कोई मतलब विश्वास ही नहीं था, मुझे नहीं लगा मैं जीतूंगी, क्योंकि अरे बस 3 महीने हुए हैं, कोई नहीं जानता मुझे, मेरे घर वाले ही मुझे नहीं जानते हैं, जिस घर में मैं रहती थी, कौन मुझे वोट देगा। और अक्सर लोग कहते थे, जो मेरे 1-2 मित्र थे, वो कहते थे कि तुम्हें तो सिर्फ 1 ही वोट मिलेगा, तो तुम अपने आप को दोगे, कोई और तुम्हें वोट भी नहीं करने वाला है।
पर मुझे लगता है कि विचारधारा की अपनी एक क्या कहते हैं शक्ति होती है जिसे हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सत्य की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है, इसीलिए हम अपने संविधान में भी हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ यही कहते हैं ना, सत्यमेव जयते न अनृतम। इसे हम सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च क्या कहते हैं वैल्यू मानते हैं, क्योंकि इसमें इतनी स्फूर्ति इतनी शक्ति है। और यही बात हुई, इतने लोग वोट देने आ गए उस इलेक्शन में जितने कभी ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री में ही नहीं थे। 15% की क्या कहते हैं वोटर टर्नआउट होते थे, 75% लोग आ गए वोट देने, और मेरी जो विक्ट्री मार्जिन थी 54% थी। तो एक दिन इलेक्शन से पहले लोग कहते थे कि तुम्हें सिर्फ एक वोट मिलेगा, और दूसरा दिन हमारे यूनिवर्सिटी में छपा कि एक लड़की ने 5 लड़कों को लेके पूरा जमीन क्या कहते हैं पहुंच दिया, जमीन पहुंच गया, जमीन पहुंच कर दिया। तो ऐसा दिन रात में इतनी डिफरेंस आ गई कि आपको सिर्फ एक वोट मिलने वाला है से शी मॉक्ड द फ्लो विद देयर फेसेस। तो 5-6 लोग थे चुनाव में, मैं अकेली लड़की थी जिसने छात्र संघ का अध्यक्ष लड़ा था, और मैं अकेली क्या कहते हैं पर्सन ऑफ कलर थी, सारे गोरे थे। तो मेरे खिलाफ जो थे 5 गोरे लड़के थे, तो मैंने 5 गोरे लड़कों को सिखा दिया, हरा दिया बेसिकली। तो सब जगह छपने लग गए, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। बहुत सकारात्मक एक तरह से सेलिब्रेशन हुआ। जो मेरे समर्थक थे, जिन्होंने मेरी बात में एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया था, उन्होंने भी बहुत सेलिब्रेट किया। बट अक्सर कहते हैं ना, जो भी सकारात्मक चीज़ें होती हैं उसकी एक नकारात्मक एक आयाम भी होता है, जहाँ where there is light there is darkness also। तो काफ़ी लोग थे जिन्हें ये जीत हजम नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में जो कोई प्रकल्प रहता है वो स्टेटस को तो मेंटेन करने में होता है। और यहाँ एक लड़की आई है जो कहती है कि सिलेबस चेंज कर देंगे। आपको लगता है कि कोई विश्वविद्यालय जो 900 साल से ज़्यादा हो गया, अभी 1000 साल होने को आ रहा है, एक चीज़ करते आ रही है, और एक लड़की वो भी भारतीय आके कह रही है कि इसे हम हटा देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या ये हजम होगा? नहीं होगा। तो बेसिकली वही हुई, इंडाइजेशन हुआ। अगर मैं इसे सरल तरीके से बता पाऊँ तो हजम नहीं हुआ। लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके पैर तले कैसे ज़मीन खिसक गई, और एक तरह से हेट कैंपेन शुरू हुआ। पहले तो बहुत सरल टाइप का हेट कैंपेन था। मुझे बहुत रेसिस्ट मैसेजेस अपने इंस्टाग्राम या पर्सनल मैसेजेस पे आते थे, जिसमें मेरे रंग को लेके बहुत घिनौने क्या कहते हैं व्यंग्य बनाते थे, टिप्पणियाँ लिखते थे। तो मैंने उसको कुछ सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा हम यहाँ सिलेबस चेंज करने आए हैं, हम इन्हें रेसिस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि रेसिस्ट होंगे कई लोग, उनको रहने देते हैं, मुद्दे से बात हटनी नहीं चाहिए। पर धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे मैसेजेस थे वो कैंपस आर्टिकल्स में बदलने लग गए। हमारे जो कैंपस के न्यूज़पेपर्स में हैं वहाँ छपने लग गए, और धीरे धीरे वो डेली मेल और बीबीसी में भी छपने लग गया। और मेरी बदकिस्मती ये थी कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रतिबद्ध थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे जो यूनिवर्सिटी छात्र संघ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती। तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म थी। मैं कोई स्टेटमेंट उनकी इजाज़त के बिना नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें रिप्रेजेंट करती हूँ, जबकि मेरे चरित्र के ऊपर सब लोग यहाँ पर टिप्पणियाँ लिख रही हैं। तो मुझे इसे चैलेंज करने का भी स्पेस नहीं था। बात इतनी बुरी हो गई कि उन्होंने मुझे छोड़कर मेरे माता पिता को भी लताड़ना शुरू कर दिया। एक बहुत फेमस आर्टिकल है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने लिखा। उन्होंने लिखा, रश्मि सावंत एक हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष। मैंने कभी हिंदुत्व की बात ही नहीं करी थी। उन्होंने कहा ये हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष है, ये उडुपी से आती है जो हिंदुत्व का गढ़ है, और इनके माता पिता जय श्री राम लिखते हैं जो कि एक वॉर क्राई है। तो यहाँ तक इन्होंने विमर्श गाड़ दिए और उन्होंने लिख दिया कि ऑक्सफोर्ड एक हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। ये इन्होंने लिखा, ये आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। मतलब ये चुनाव परिणाम घोषणा होने के बाद दिखा? हाँ, उसके बाद मैं अध्यक्ष बन चुकी थी।
तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं बनी, वापस आ गई इसलिए ये सब कह रहे। नहीं, मैं छात्र संघ अध्यक्ष जीत चुके थे, वो भी एक बहुत भारी क्या कहते हैं मैंडेट के साथ। इतने बड़े मैंडेट के साथ जीतने के बाद भी एक प्रोफेसर ने ऐसा लिखा। तब मुझे लगा कि मैं प्रेसिडेंट होने का क्या फ़ायदा जब मेरे बारे में ऐसी टिप्पणियाँ लिख रही है और मुझे तो कार्य करने का कोई असर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब मुझे एक तरह से ट्रेटर की तरह देखेंगे, क्योंकि विमर्श का तो पावर होता है ना। तो तब मुझे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि विमर्श के कारण डेथ थ्रेट्स भी आए और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई। तो मैंने इस्तीफा दिया, पर लड़ाई नहीं छोड़ी। इस्तीफा देते ही जो उन्होंने क्या कहते हैं पाबंद लगाए थे मेरे वाणी पे, वो हट गया। तो मैंने फाइट किया, हमने यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट की, हमने जो पुलिस में कंप्लेंट की, और ऐसे हमने टिप्पणियाँ लिखनी चालू कर दी। उनकी एक एक बात का हमने विरोध किया, इतना विरोध किया कि भारतीय जो पार्लियामेंट है, संसद में इसका डिस्कशन हुआ। जयशंकर जी और जो अश्विनी वैष्णव जी के बीच में इसके बारे में संवाद हुआ। इतना बड़ा हुआ कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को इसके बारे में बात करना पड़ा, बोरिस जॉनसन को भी नोट लेना पड़ा। तो वहाँ तक बात पहुँच गई और ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। और हम इसके दौरान ये सिद्ध कर पाए, इसका एक नतीजा भी हुआ। उस प्रोफेसर को हटाया गया, नए रूल्स लाए गए, और 2 महीने पहले स्टूडेंट यूनियन को ही डिसॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ तक हम बात ले आ पाए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया आपने तो क्रांति करती है उस कोड में जाके। आमतौर पे भारत से कोई बच्चा जब जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा पढ़ने के लिए, तो इस वक्त जाता है कि मैं पढ़ने जाऊँगा, तो उसको क्रांति कराएंगे। ये जो पुस्तक है जिसको आपने लिखा कि अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, ये पुस्तक की विचारधारा हिंदू ही क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड हो सकता था, इंडियन ऑक्सफोर्ड हो सकता था, क्या थॉट था उससे? तो सबसे पहले मेरा जो थॉट था वो ये था कि उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड एक हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। बात उन्होंने छेड़ी, मैंने तो नहीं छेड़ी। तो मैंने बस उसका विरोध किया, ये लिख के किया हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, क्योंकि उन्होंने लिखा हिंदू नॉट इन ऑक्सफोर्ड, तो मैंने लिखा हिंदू इन ऑक्सफोर्ड। तो वो बात थी। पर जब मैंने ज़्यादा अध्ययन किया तो एक अंडरलाइनिंग मैसेजिंग भी आई। जो भारतीय सभ्यता है वो एक हिंदू धर्म पर आधारित है। हिंदू धर्म एक रिलीजन नहीं है, पर एक वे ऑफ लाइफ है, जहाँ पे हम सेवा परोपकार करते हैं। जो चीज़ हमें भारतीयों को भारतीय बनाता है वो हमारे जो धार्मिक मूल्य है वो है। हिंदू एक बहुत रिजिड वर्ड हो जाता है, सनातन धर्म कह सकते हैं, हर कोई सनातनी है। तो भारतीय लोगों को उनके सनातन धर्म से जाना जाता है, उनके दान से, उनके दक्षिणा से, उनकी सेवा भाव से जाना जाता है, उनके कल्चर से जाना जाता है, जो सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। मैंने ये जाना कि जब उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट, अ हिंदू इज अ विलन, तो लोग इस बात को क्यों इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई थी कि अगर कोई कह रहा है तो बाकी लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध आ क्यों नहीं रहा है। तब मैंने जाना कि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक विमर्श है, ये एक प्रीजुडाइज है जिसे दशकों से बोया गया है। इनफैक्ट 8वीं शताब्दी से बोया गया है। और इसका ये एक मैं छोटा सा एक वर्णन करती हूँ, ये क्यों हुआ। 8वीं शताब्दी में भारतवर्ष जो सीक्रेट ज्योग्राफी है भारतवर्ष का, ये दुनिया में प्रप्रथम आर्थिक व्यवस्था थी जो 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, सबको पता है। पर लोगों को ये नहीं पता है कि हम पर ये जो लोगों ने शासन किया, बाहरी लोगों ने आकर शासन किया, लूटपाट किया, ये कैसा हुआ, कैसे हुआ। हम ये पढ़ते हैं कि एक दिन कोई आया हमारे किनारे, हमने हमारे हथियार फेंक दिए और हम पर प्रशासन शुरू हुआ। पर ऐसा नहीं था। 300, 400, 500 साल तक जंग लड़े गए और हमें वो हरा नहीं पाए। इसका वर्णन पर्शियन जो क्या कहते हैं लिटरेचर में किया जाता है, हमारे लिटरेचर में नहीं मिलेगा। हाल ही लिखता है वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा जो अक्साए आलम तक पहुंचा। तो दीन हिजाजी एक बहुत पराक्रमी क्या कहते हैं कॉन्करर था। वो 7 समंदर उसने पार कर दिए थे और जिस भी क्या कहते हैं भू टुकड़ी पर अपना निशाना साधता था, जिसे वो देखता था, उसे वो हासिल कर पाता था।
पर वो डूबता है गंगा के दहाने आकर। ऐसे लिखा गया है कि वो जब गंगा के किनारे आया, भारतीयों को उसने चुनौती दिया तो उन्होंने उसको मार ढगाया। तब विमर्शों की एक एंट्री होती है कि बड़े बड़े क्या साम्राज्यों को जब आप बल से नहीं हरा पाते हैं तो आप विचार से हराते हैं। इसे एक मनपुकृत, एक क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल, विकेड इंटेलेक्चुअल जिसे कहते हैं। महाभारत में भी तो यही हुआ था। शकुनी ने ही तो पूरा जाल चलाया था पांडवों को हराने का। तो जब बल से नहीं काम होता है तब विमर्शों की बात आती है, और विमर्श बल से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए तो मैंने कलम उठाया, क्योंकि असली जो जंग है ये विचारों की होती है, और जब तक हम कलम नहीं उठाएंगे तब तक हम उन जंगों को नहीं जीत पाएंगे जिन्हें हमारे क्या कहते हैं swords ने, the battles of swords have won, but a pen can defeat, so the pen is always mightier than the sword। तो ऐसे लिखा जाता है। तो उन्होंने विमर्श पर वार शुरू किया। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। 2 पर्शियन डिक्शनरीज है, लुगात और फरांगे आमीद। एक पुराना डिक्शनरी है जहाँ पे हिंदू शब्द का बहुत अच्छे से वर्णन किया जाता है। हिंदू बहुत एक गौरवान्वित शब्द था। इनफैक्ट पर्शियन महाराजा अपनी बेटियों का भी नाम हिंद रखते थे। और हिंदू का वर्णन ऐसे किया गया है कि हिंदू एक इतना सुंदर शब्द है जैसे एक सुंदर स्त्री के चेहरे पर काला टीका, जो ब्यूटी स्पॉट जिसे कहते हैं, इतना सुंदर है। वो लड़का जो लड़कियों के दिलों को चुराता है, ऐसे इसका वर्णन किया जाता है। और दूसरा डिक्शनरी जो 300-400 साल बाद आया है उसमें काला काफिर चोर कहा जाता है। काले चिन्ह से काला निकाला और लड़कियों के दिल को चुराने वाले से चोर निकाला, और काफिर तो है ही। तो ऐसे हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है, फक पे। इनफैक्ट जो लिंग्विस्टिक डिवीजन है लैंग्वेज पे, मैं आज दक्षिण भारत से हूँ, मैं कन्नड़ती हूँ एक, पर हमें तो यही कहा जाता है कि हिंदी इम्पोजिशन है। इसे किसने किया? बिशप कॉल्डवेल ने किया। कॉलोनियल जो क्या कहते हैं ब्रिटिश एक मिशनरी था जिसने इस फिलॉसफी का उद्गम किया, जिसकी वजह से आज इतने डिविजन्स है, क्योंकि वो कभी दक्षिण भारत पर फतेह नहीं कर पाए थे, क्योंकि नॉर्थ में आप लोग इतना लड़ाई लड़ रहे थे ना कि वो कभी साउथ तक पहुंच नहीं पाए थे। तो तब उन्होंने इस विचारधारा का शुरुआत किया कि लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। जबकि आदि शंकराचार्य जी केरल से होते हुए भी भारत के 4 क्या कहते हैं कॉर्नर्स में शक्तिपीठ का स्थापना कर पाए, तो भाषा तो हमारे लिए कभी एक डिविसिव प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो ऐसा एक विमर्श का जो क्या कहते हैं एक सिलसिला था। इससे मुझे पता चला कि ये पूरा विमर्श जो हिंदू के खिलाफ है, भारत के खिलाफ जो कह सकते हैं, क्योंकि भारत और हिंदू जो एक आइडेंटिटी है ना, इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी में चाशनी एक बार घुल गई तो घुल गई ना, तो ऐसे ही घुली हुई एक आइडेंटिटी है, इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर एक देह है तो दूसरी आत्मा है, तो भारत की आत्मा हिंदू धर्म है और इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको भारत पर वार करना है तो उसकी आत्मा पर करने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमारे मूल्यों पर वो क्या कहते हैं टारगेट करते हैं, हमला करते हैं। और इस पर जो लेख है, इस पर जो विमर्श है, ये 8वीं शताब्दी से निरंतर एक तरीके से करा जा रहा है। तो आज जब हम खुद कहते हैं कि ये विमर्श ठीक नहीं है, तो हम में से कुछ लोगों को इस पर शक होता है, क्योंकि हम भी इस विमर्श को सत्य मान चुके हैं। तो इसीलिए पूरा हिंदू का जो ये था वो आया, और हिंदू इन ऑक्सफोर्ड जो पुस्तक है इसका भी एक तरह से जन्म हुआ। उसने बहुत बेहतर ढंग से आपने बताया कि हिंदू जो है भारत की आत्मा है, और तमाम तरह का विमर्श जो खड़ा किया गया उसे ठीक करने के लिए आपने क्रांति का बिगुल बजाया। हालांकि इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे मन में एक अचानक से विचार आया, आप तो दक्षिण भारत की है, इतनी अच्छी और दाता हिंदी कैसे बोल रहे थे? आपको क्यों लगता है कि दक्षिण भारत वाले इतनी धरापूर्व हिंदी नहीं बोल सकते हैं? ये भी तो एक विमर्श है। हम भारतीय हैं जी, हम कोई भी भारतीय क्या कहते हैं लैंग्वेज को झट से पकड़ सकते हैं, क्योंकि
हमारी जो फोनेटिक, हमारी जो क्या कहते हैं बेस, वो एक है। जिन्हें ये लगता नहीं है, जो झिझकते हैं, वो बेचारे बिशप कॉल्डवेल के विमर्श में फंस चुके हैं, अनजाने में, जाने में नहीं अनजाने में, पर फंस चुके हैं। आप भी फंसे हैं क्योंकि आपने मुझे ये प्रश्न पूछा। आप दक्षिणी भाग से, भारत के दक्षिणी भाग से हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यही विमर्श है, कई बार हम कहते हैं कि साउथ इंडियन भारत के दक्षिण भाग से। अभी आपने ऑक्सफोर्ड की यात्रा बताई और किस तरह से वहाँ पर आपको इस हिस्ट्री के प्रोफेसर ने एक टारगेट किया कि हिंदू अध्यक्ष बनना है। ये तब किया गया जब आपने 54% वोट अर्जित किए। बहुत आश्चर्य का विषय था। कोई एक छात्रा जो 3 महीने पहले ऑक्सफोर्ड पहुंची हो, वो पहुंचते ही उसने चुनाव का बिगुल बजा लिया और उसको तमाम तरह के विवादों के बावजूद और अदालतों के बावजूद 54% वोट मिले। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जब ये विवाद हुआ, जो वोट देने लोग आए थे, क्या वो समर्थन में थे खड़े नहीं हुए? देखिए, हाल ही में जो फार्म लॉज थे उसे पास किए गए और इसके विरोध में एक प्रोटेस्ट हुआ, तो उसे वापस लिया गया। वापस लेने की वजह से बहुत किसानों को नुकसान हुआ है, पर क्या वो आगे आए हैं? क्या उन्होंने सड़कें बंद करी है? नहीं। मैं खुद, क्योंकि भारत के दक्षिणी भाग से आती हूँ, मैं जानती हूँ कि वहाँ के बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है। जो किसान फार्म लॉस थे इसके वापसी की वजह से, और वो आते नहीं हैं क्योंकि हम लोग डिस्ट्रक्टिव एक्टिविज्म में बिलीफ नहीं रखते हैं। अच्छे लोग कभी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविज्म में बिलीफ नहीं रखते हैं। वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो साइलेंट मेजॉरिटी है, इसकी ये एक खूबी भी है और एक क्या कहते हैं डिसएडवांटेज भी है, दोनों है कि ये कभी ऐसी क्रांति करती नहीं है अपनी बात अर्जित करने के लिए। तो उन्होंने चुनाव में ही अपनी बात अर्जित करी है, यही बहुत बड़ी बात है। और विमर्श भी ऐसा है जो अच्छों को भी जकड़ लेता है। जो चुनाव के बाद जो विमर्श उठे, इससे कई मेरे समर्थक भी जकड़ गए थे, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा कि ये हिंदू वाला एंगल है क्या, क्योंकि उन्हें भी तो पता नहीं है। क्योंकि आज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 150 देशों से छात्राएं आते हैं पढ़ने, तो उन्हें हिंदू का मतलब इतना पता नहीं है। तो जब कोई विमर्श खड़ा कर दे तो लोग उसका अक्सर समर्थन कर देते हैं। जैसे किसान आंदोलन के विमर्श कई ऐसे लोगों ने समर्थन किया है जिन्हें किसानों के बारे में कुछ नहीं पता और खेती के बारे में तो कुछ पता नहीं है, पर उनको लगा कि किसान कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे और उन्होंने समर्थन कर दिया। तो हमारी जो ये हर्ड मेंटालिटी है दुनिया में, तो इसकी वजह से भी हम अक्सर ऐसे विमर्शों में पड़ जाते हैं जो कि असत्य हैं, और दुनिया अक्सर ऐसे फोर्सेस में आ जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मैं ये मानो कि आपने जो क्रांति खड़ी की चुनाव के माध्यम से 54% वोट हासिल की, लेकिन जब से एक आपदा है ना, उन्होंने एक हिंदू शब्द कह के आपदा खड़ी की और चुनाव को कैंसिल करवाने की कोशिश की, तो वो जो वोटर्स हैं वो एकदम स्लीपिंग वर्ल्ड है, मतलब हर कोई रश्मि समझता नहीं है। यही कहना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने भी अपना संदेश भेजा। जब मैंने इस्तीफा दिया और री इलेक्शन हुआ तो मात्र 300 लोग वोट अर्जित करने आए थे। एक वो जमाना था मेरा जब चुनाव था, हजारों लोग आए थे, हजारों, और दूसरा जब चुनाव हुआ मात्र 300 लोगों ने वोट अर्जित किया। तो उन्होंने भी अपनी साइलेंट तरीके से अपना जो बात है वो कह दी, पर अक्सर जो हमें दिखता है वही दिखता है, और वो जो दिखता है वो काफ़ी मैनिपुलेटेड तरीके से हमें दिखाया जाता है। तो इसकी वजह से हम अक्सर इन बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं और हम जो प्रचलित विमर्श है उन्हीं में सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप गई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख के पिताजी ने कहा कि वहाँ जाना है मुझे, 3 महीने मतलब कोई विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में पहुंचता है 3 महीने में, आपका जो नैसर्गिक नेता था भीतर का वो जागृत हुआ, फिर चुनाव करने का विचार है वो कब आया? मुझे लगता है कि हर कोई भारतीय नैसर्गिक तरीके से एक
नेता है, और नेता मैं पॉलिटिशियन की तरह नहीं बता रही हूँ, लीडर की तरह बता रही हूँ, एक लीडर है, और हमें बार 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 विमर्शों के द्वारा ये कहा गया है कि हम स्लेव हैं, कि हम किसी के अधीन हैं। तो आज भी हम एक क्या कहते हैं, हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में वही गुलामी क्या कहते हैं उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बस अंदर देखने की ज़रूरत है, और अंदर देखते ही हमें राणा प्रताप और अन्य महाराणाओं का जो एक नेतृत्व वाला जो एसेंस था उसका 1% या 0.1% मिल जाएगा। तो बस उसे खोजने की ज़रूरत है। हम सब नैसर्गिक तरीके से नेता हैं, लीडर हैं, और हम नेतृत्व कर सकते हैं। और 3 महीने में जब मैंने ये पूरा क्या कहते हैं एक जो मैंडेट था उसे इकट्ठा किया, तब मैंने भी जाना, पहले मुझे भी डाउट था कि मैं ये चुनाव जीत नहीं पाऊंगी। तो ये जो गुलामी का माइंडसेट है, ये अनफॉर्चुनेटली है, ये एक डिलिबरेट क्या कहते हैं विमर्श है, ये हम जानते नहीं है। हमें लगता है कि क्योंकि हम गुलाम थे ब्रिटिश के, मुगल के, इसीलिए हम गुलामी कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। गुलामी की मानसिकता एक सोची समझी हुई विमर्श है, जिसे हर पीढ़ी, हर भारतीय पीढ़ी और हर जो जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है आज के ज़माने में, उनके मनों में बोया जाता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक गुलामी की मानसिकता से देखेंगे, तब तक ही उनकी इकोनॉमी जो है नंबर 1 पोजीशन पे रहेगी। आज भी हम जब सर्विस की बात करते हैं तो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता, 9 to 5 जॉब सिक्योरिटी की खोज में रहता है। हर कोई यहाँ जो कंपनीज आते हैं, कोई जो गलती से कोई बन गया एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन गया, तो वो भी टर्शियरी सर्विसेज करते हैं। हमारा जो भारतीय आईटी सेक्टर है आज भी जो यूएस, यूके और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी सर्विसिंग करती है। लोग अक्सर कहते थे, क्योंकि मैं बाहर से पढ़ के आई हूँ, लोग मुझे अक्सर जब मैं वापस आई कहते थे कि वो गोल्डमैन सैक्स में काम करते हैं। तो मैंने कहा कि गोल्डमैन सैक्स में क्या काम करते हो आप? तो उन्होंने कहा कि हम तो कंसल्टेंट है, तो हम कोई आईटी का काम करता है, कोई और प्रेजेंटेशंस वगैरह, कंसल्टेंसी का एक तरह से जो स्ट्रक्चर है उसमें काम करता है। तो मैंने बोला पर गोल्डमैन सैक्स तो एक बैंक है, तो आप बैंकर क्यों नहीं हो, आप ये वाला काम क्यों कर रहे हो? तब मैंने जाना कि जो गुलामी वाला पार्ट है गोल्डमैन सैक्स का, वो भारत में होता है, और वो जो असली टॉप वाला काम है वो बाहर होता है, इसीलिए ऐसा है। और ये जो गुलामी में ना एफर्ट दुगना होता है, 10 टाइम्स होता है, और पैसे कम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं परिश्रम हमसे कराते हैं, और सबसे कम जो पैसे हैं वो हमें देते हैं। सेंट्स ऑन द डॉलर कहते हैं इसे, मतलब 1 रुपए का पैसा हमें देते हैं, और रुपये वो खुद रखते हैं हमें चलाते हुए। तो ये जो चालाकी से एक पूरा वैश्विक आर्थिक जो क्या कहते हैं व्यवस्था बनी है, वो इसी आधार पर आज भी प्रचलित है कि बाकी लोग जो हैं उनमें आज भी गुलामी की मानसिकता है। और मानसिकता, ये जो आइडेंटिटी सिविलाइजेशन की जो बात करते हैं, इसकी एक बहुत प्रखर भूमिका है। ये सिर्फ एक ईगो की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि क्यों कर रहे हो विश्व गुरु की बात, क्या जता लिया आपने अपने आप को विश्व गुरु कह के। जब तक हम अपने आप को गुलामी से बाहर निकाल कर विश्व गुरु के तौर पर खुद को नहीं देखेंगे, तब तक हम एक वैश्विक स्तर पर गुलामी करते ही रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो वैसी ही रहेगी। हम कभी आगे नहीं आ पाएंगे, हम कभी फर्स्ट इकोनॉमी, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन नहीं पाएंगे। वो तभी बन पाएगी जब हम उस मानसिकता से बाहर निकलेंगे। और मानसिकता का जो डायरेक्ट इक्वेशन है वो इकोनॉमी से, तो ये अक्सर लोग कनेक्शन ही नहीं कर पाते हैं। छोटी एग्जाम्पल है, कैसे वेस्ट ने एक रिपोर्ट निकाल दिया कि इंडियन कंपनीज फ्रॉड करते हैं, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट था। तो मार्केट, शेयर मार्केट प्राइसेस तो क्रैश हो गए, नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। और हम लोग आ गए उनके विमर्श में कि हाँ हम कर ही रहे होंगे फ्रॉड, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है। जो आगे जो राज्य है जी, देश है, वो ये सारी भ्रष्टाचार करते हैं जी, इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए। That up to med the chair with all the same way.
तो ये हॉस्पिटल से जुड़ा है। मेरा प्रश्न में यह है, मतलब आप कह रही हैं कि 8वीं शताब्दी से एक टेंजिबल मार्केट इंटेंशन अपार्टमेंट चलता रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी न किसी तरीके से खराब हो, या हम वो को पढ़ाना चाहते हैं, राइट। और एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने वीर थे, मैं केवल वो अनापता बने इसकी बात कर रहा हूँ, या कि मैं कहता हूँ इंटेलेक्ट जो हमारा इतना बड़ा लेवल का था, उस पोजीशन में क्या इन सभी लोगों हमसे पहले वाले लोगों की नहीं खुली थी कि ये सब ऊपर तक चलता था और इतने हम लोग तक करता था। और रश्मि को इतने सालों बाद जाना पड़ा ये बात कहने के लिए कि गणपति नजर आ रहे हैं, और उससे जो नीचे लिखा हुआ है वो इतनी हमारी विस्तृत कोई मानसिकता या नजर पड़ी नहीं किसी की। दिस इज सरप्राइजिंग एंड एस्टोनिशिंग टू अस। एक बहुत Who is the रियल कल्चर who is the culprit? नहीं, मुझे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या हमारे पूर्वजों ने, इतनी पीढ़ियों ने कुछ काम किया नहीं है क्या, क्या उनकी आंखें खुली नहीं, क्या उनकी आंखें खुली हुई थी। इसीलिए हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है दुनिया भर में, द ओनली सर्वाइविंग इंडिजिनस फेथ है। बाकी सारे जो इंडिजिनस फेथ है, नाइजीरिया में भी थी, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की इंडिजिनस फेथ्स थी, नेबेटिज्म, मिंडेइज्म, सब खत्म हो गए क्योंकि हमारे पूर्वजों की आंखें खुली थी। तो आज भी मैं और आप हिंदू धर्म के बारे में वास्तविकता में बात कर पा रहे हैं और आज भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। ये सर्वाइवल की बात थी, हमारे यहाँ इतने वीर थे इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, वरना हम पास्ट टेंस में इसके बारे में बात कर रहे होते और इसके बारे में हम प्रेजेंट टेंस में बात नहीं कर पा रहे होते। तो अब जो बात है ये हिस्ट्री बुक्स को ठीक करने की है, ये विमर्श को ठीक करने की है, अस्तित्व की नहीं है। उनकी आंखें खुली थी इसलिए हम आज, हमारा अस्तित्व बना है आज। इसलिए रश्मि एक हिंदू होकर ऑक्सफोर्ड जा पाए, पर नेबेटिज्म, मिंडेइज्म, इनके धर्म की कोई रश्मि वहाँ जा नहीं पाई है क्योंकि उनके पूर्वज की आंखें बंद थी और हमारी खुली थी। तो ये आई थिंक डिफरेंट लेयर्स है और लड़ाई भी एक तरह से अलग अलग तरीके से लड़ी जाती है। और उस ज़माने में उन्होंने सर्वाइवल वाली लड़ी, तो आज हम ये विमर्शों वाली लड़ पा रहे हैं। अगर वो सर्वाइवल वाले नहीं लड़ाई लड़ते तो आज हम ये वाली नहीं लड़ पाते। तो रश्मि ने कुछ नहीं किया है इससे पहले जिन्होंने किया, इसकी वजह से रश्मि ये बात कह पा रही है। नमस्कार जी, चर्चा करने अलावा इकबाल की बात किया है, इस तरह से उसने जो है तुलना में थोड़ी इस्लामिक की बात कही और बाद में धर्म किस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि पूरे पाकिस्तान में एक तरह से सिद्धांतकार करने और साइंसदान से अच्छा मेडिसिन पा रहे। धर्म और नैरेटिव को जोड़ते हुए मेरी जिज्ञासा ये है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हिंदू वर्सेस सेमेटिक तो रहा, लेकिन इस समय जब ये हुआ कि भी जो वाइटमैन वर्ड्सवर्थ को बहुत छोड़ा चल नहीं रहा है, तो हिंदुओं को आपस में किस तरह से लड़ाया जाए, तो हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म का पूरी जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे आपका क्या उसमें जो है दृष्टिकोण है कि किस तरह की बात किया। दूसरा मैं सीधा ऑक्सफोर्ड की आता हूँ और इसलिए आता हूँ, बेटी बड़ी ने एक बार भाषण में कहा कि ब्रिटेन में अच्छी सड़कें या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए वहाँ ऑक्सफोर्ड नहीं है, बल्कि वहाँ ऑक्सफोर्ड जैसी शिक्षण संस्था है इसलिए वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑक्सफोर्ड की बुरी बात क्या है वो तो आपका अनुभव जो है उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन दो ऐसी अच्छी बात है जो ऑक्सफोर्ड का कंट्रीब्यूशन ब्रिटेन के संदर्भ में या वैश्विक संदर्भ में रहा हो, तो उसमें बात। तो बहुत अच्छा सवाल है। आपने बोला कि क्योंकि ऑक्सफोर्ड है इसीलिए वहाँ पे रोड और सड़कें हैं। ऑक्सफोर्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी कैसा बना उसका एक मैं छोटी कहानी आपको बताती हूँ। ऑक्सफोर्ड जब बना था तब सब ब्रिटिश के लोग भी पेरिस जाते थे पढ़ाई करने, फ्रांस जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उस समय का यूरोप का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी था। तो उन्होंने 300 साल तक बैन लगाया था फ्रॉम किंग हेनरी 5th कि आप देश छोड़ के जा नहीं सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, तब जाके ऑक्सफोर्ड बना।
इसलिए नहीं बना क्योंकि वो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने सबके हाथ पैर बांध दिए कि आपको यहीं से पढ़ाई करना है 300 साल तक, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सफोर्ड बन पाई। दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड स्टोरी ऑफ द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी फनी कि वो बना क्यों नंबर 1, और कंट्रीब्यूशन तो रहा है सोसाइटी में। ऑक्सफोर्ड ने ही सारे जो कॉलोनियल जनरल्स थे उन्हें ट्रेन किया, इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इतना फैल पाया। जो सारे उनके जो वाइसरॉयज थे, उनके सारे जो जनरल्स थे, दे आर ऑल ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड। एंड भारत को कैसे विभाजित करना है इसकी स्टडी भी ऑक्सफोर्ड इंडिया जो उनकी एक सेंटर है वहाँ पे हुआ है। आज भी अगर आप ऑक्सफोर्ड इंडिया सेंटर विजिट करेंगे तो उनके पास एक रिपोजिटरी है पूरे भारत की, किस किस सूबे में कौन सा राजा है, उनकी पूरे परिवार की एक मैपिंग है टू अंडरस्टैंड कि उन्हें कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो दैट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सफोर्ड टू द वर्ल्ड एंड टू ब्रिटेन टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी। सो इट हैज बीन गुड फॉर ब्रिटेन। उन्होंने ब्रिटेन को इनेबल किया कि उन्होंने दुनिया भर में राज कर पाए, दुनिया भर में एक तरह से लीड कर पाए। पर आई थिंक भारतीय होने के नाते हम इसे सराह नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए मूल्यों का भी एक इम्पोर्टेंस है। वी डू नॉट लुक एट डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट। If it is at the cost of killing someone, looting someone, no, that is not development for us. For us, development only comes from hard work. अपने खून पसीने से अगर कुछ हम कर पाते हैं तभी हम उसे अचीवमेंट कहते हैं। हम किसी को लूट के, किसी से कुछ चुरा के उसे हम कभी अचीवमेंट नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को एक मूल्यों के तौर पर पूछना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जवाब नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इमोरल जो क्या कहते हैं सुप्रीमेसी वाली फिलॉसफी आगे बढ़ाया। आज भी जो मतलब फाइनेंशियल, आज तो बहुत सारे क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। आज किसी को क्या कहते हैं फिजिकली बंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मेंटली बंदी बना के भी आप उनसे गुलामी कर सकते हो। तो ऐसे जो फिलॉसफीज है उसका भी उद्गम वहीं पे हो रहा है। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो किस कॉस्ट पे आ रहा है, वो प्रश्न पूछना अगर आप पूछेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में जाता है आज भी। तो अगर आप कहेंगे कि उनकी वजह से रोडें बनी हैं तो रोडें इसलिए बनी हैं क्योंकि वो लोगों को भेज पाए लूट पाट के ले आने के लिए पैसे, ताकि वो रोड बन पाए। रोड इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने कुछ मतलब क्या कहते हैं हाँ जन सुविधा के लिए था, और उन्होंने अपने परिश्रम से धन संग्रह करके वो रोडें नहीं बनाई है, वो इमारतें नहीं बनाई है। उन्होंने हमेशा लूट के करा है और उस इंस्टीट्यूशन ने उस लूट को एनेबल किया है, लोगों को ट्रेन किया है कि कैसे आप लूट सकते हो और कैसे किसी को गुलाम रख सकते हो। तो मुझे लगता है वो था। और पहला जो सवाल था मैं भूल गई हिंदू वर्सेस हिंदुइज्म। जी, तो ये एक प्रचलित विमर्श है। आई थिंक इसका जो प्रॉब्लम है वो हमारा ही है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे हम में लोग हैं जो हिंदू दिखते हैं, जिनका नाम हिंदू है, पर उन्होंने जो वैश्विक विमर्श है उसे पूरे तरह से अपना लिया है, जिसका कहते हैं ना हार्डवेयर पूरा भारतीय है पर सॉफ्टवेयर पूरा वेस्टर्नाइज्ड है। और ये अक्सर सिर्फ भारतीय नहीं होते, भारतीय भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, पर भारत में भी ऐसे लोग हैं। इसका मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। मैं वेनिस भी गई हूँ, मैं उदयपुर भी गई हूँ। तो मैंने कल एक फ़ोटो लगाया अपना वेनिस में और उदयपुर में और बोल दिया कि वेनिस से बेहतर उदयपुर है, क्योंकि वेनिस में आज भी ड्रेनेज की स्मेल आती है, पानी रुका हुआ है, और यहाँ पे फूल और खाने की खुशबू आती है और हर जगह इतनी सुंदरता है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कई भारतीय लोग जो उदयपुर से वहीं आके वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि अरे आई लव उदयपुर बट दिस इज टू मच, लोग ऐसे कह रहे हैं। ये भी विमर्श तो नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी वेस्टर्नाइज्ड करप्ट हो चुकी है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती ज़माने की है, ज़माने को कोसते हैं। और उनके मतलब शायद उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनका परिवार है, उनकी जो परवरिश रही है उसमें शायद कभी कुछ रहा होगा। तो इसकी वजह से ऐसे लोग भारत में भी हैं, बाहर में भी हैं। तो जब आप हिंदू और हिंदुत्व का विमर्श खड़ा करते हो
तो आप ये कह सकते हो कि हम नहीं कह रहे, आप में ही ये प्रॉब्लम है, और आपके ही कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार है कि आप एक इंफीरियर सिविलाइजेशन के लोग हैं। मेरे ज़माने में ही बहुत सारे बच्चे थे जो भारत से गए थे ऑक्सफोर्ड, और जब मुझ पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने भी उन्हीं का समर्थन किया, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात है, और जब आप हिंदू और हिंदुत्व के विमर्श खड़ा करते हैं तो आपका एक पूरा क्या कहते हैं विमर्श दूसरे लेवल पे जाता है। तब एक सिंगल एनिमी नहीं होता है, तब पूरे भारतीय एकत्रित होके किसी गोरे को क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि आप जैसे दिखने वाला ही आपको क्वेश्चन कर रहा है। तब आपकी जो पूरी मूवमेंट है ना वो पूरी एक तरह से वीक हो जाती है, क्योंकि जैसे अर्जुन जैसे हो जाता है कि अपनों से ही क्या झगड़ा करना। तो ये जो हिंदुत्व का ये है वो अपनों से ही झगड़ा बोने वाला एक बात है। ये जो प्रोफेसर ने जो प्रश्न उठाया था, ऐसे में आपके साथ जो लोग थे उसका का समर्थन भी किया कई लोगों ने? सबने किया था, सब भारतीयों ने उन्हीं का समर्थन किया था। और ये हिंदू वर्सेस हिंदू जो है ये हम लोग बिल्कुल चिंताजनक। ये पांडव और कौरवों की क्या कहते हैं लड़ाई वाली बात है कि पांडवों और कौरवों को तो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी ना, उनको साथ आकर क्या कहते हैं दुनिया पर राज करना था, और उन्होंने तो आपस में ही लड़ाई कर ली। तो ये यही वाली बात है, हिंदू और हिंदुत्व वाली बात ना भाई बहनों में लड़ाई वाली बात है। तो और इसे हम अपना भी रहे हैं, और गोरे तो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि आज उन्हें पता है कि पहले कहते थे कुछ तो सारे हम उसे मानते थे, आज तो नहीं मानेंगे, आज हमें कॉमन एनिमी मिल जाएगा। तो आप वो उस कॉमन एनिमी को मिटाने के लिए तो एक सरोगेट वॉरफेयर वाली बात है। और मेरे क्वेश्चन जो है वो मेरी सेल्फ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। परसियस लिखूँ जब नेशनलिस्ट और ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, आर्यन और ट्रेडिंग की बात होती है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपने कहा है कि मैंने रिजेक्ट करने की बात जो सिलेबस चेंज वाली बात थी। मैं समझता कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस तो हो या ना हो, हमारे यहाँ का जो हम पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ का जो आवाज़ आ रही है वैसे नहीं आ रही है, वैसे अच्छा मैं ठीक ठाक उतनी तो जो हम पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान का सिलेबस है, NCERT का सिलेबस, उसके लिए भी क्या रोड में ठीक है ये सिलेबस का सवाल कर रहे हैं कि जैसा आपने वहाँ सिलेबस समझ आया। लेकिन तो प्रॉब्लम ये है कि जो दुनिया में ना पिरामिड की तरह है, हमारी जो दुनिया टॉप डाउन अप्रोच पे चलता है। तो अगर कोई प्रप्रथम यूनिवर्सिटी वहाँ पे शुरू करेगा तो बाकी सारे लोग उसे ही कॉपी करते हैं। तो आज NCERT जो सिलेबस है वो प्रेरणा वहीं से लेती है अपनी। तो जब तक टॉप पे आप चीज़ें ठीक नहीं करोगे तो बॉटम में चीज़ें ठीक नहीं होगी। तो एक पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है। तो मैंने यही सोचा कि वहाँ पे अगर मैं सिलेबस चेंज कर पाऊंगी तो कहीं ना कहीं भारत तक तो ये पहुँच ही जाएगा। तो ये एक बात ये थी। और हमने आर्य द्रविड़ नेशनल ग्लोबल की बात की है। इट इज़ नीदर आर्य नॉट द्रविड़। तो आर्यन और द्रविड़ वाली जो बात है ये सिर्फ एक विमर्श है। तो ये नीदर नॉर वाली बात है, ना आर्य ना द्रविड़, हम सब भारतीय हैं। क्योंकि आज से 1 दशक पहले तक लोग अपने आप को हिंदू कहने में झिझक महसूस करते कहते नहीं थे, और कई लोग हिंदू होते हुए भी उन लोगों के बीच में अपनी बात को ये ढंग से नहीं कर पाते जैसा आप कर रहे थे ऑक्सफोर्ड में। अभी बहुत बड़ा बदलाव आया, इस बदलाव के पीछे क्या फीलिंग है, क्या महसूस? मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि हमने दुनिया को शून्य दिया, हमने दुनिया को आयुर्वेद दिया और कई सारे ऐसे तंत्र विद्याएं दी हैं, और हमने हमेशा सबका उपकार ही किया है। कभी हमने किसी को क्या कहते हैं प्रताड़ित नहीं किया है। तो ऐसी सभ्यता में एक सम्मानित फील करने में क्या दिक्कत है? मैं इसलिए इन्फीरियर फील करूं क्योंकि गोरा कह रहा है कि हिंदू होना बुरा है, क्योंकि कोई तीसरा कह रहा है कि हिंदू होना बुरा है, इसलिए मैं हिंदू होने में मतलब कम गौरवान्वित फील करूं। बात तो यही हुई ना कि 4 बाहरी लोगों ने कहा कि हिंदू गलत है मत करो, तो हमने अपने आप में क्या कहते हैं फेथ कम किया। तो मुझे लगता है कि वही एक इट्स द मैटर ऑफ रिवर्सिंग योर गेज। तो हमें बाहर देखना बंद करना चाहिए और अंदर देखने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमने एक एग्जेम्पलरी क्या कहते हैं सिविलाइजेशनल वैल्यू रखा है, हमने कभी किसी को लूटा नहीं, कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया है, तो वी कैन बी प्राउड ऑफ दैट आइडेंटिटी।
और ये बदल भी रहा है। तो आपने बदलाव की बात की, ये बदल मुझे लग रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक तरह से जो कहते हैं ना, हर चीज साइकिल में होता है। स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट weak men create hard times and hard times create strong men। तो अभी men women राजस्थान आके अगर मैंने men की बात करी और women की बात नहीं की तो ये बहुत मतलब बुरा हो जाएगा। तो I think people, तो अभी we had hard times 1947, इससे पहले hard times था, तो hard times has created strong people and we strong people will create good times and this is just the beginning of it। इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा जागृत अवस्था में आ रहे हैं जी। और जो लहर चल रही है या जो हम अपने भीतर का संचित किए हुए हैं उसको प्रखरता से उसको तस्वीर देनी है। मेरा एक आपने स्टूडेंट यूनियन से इस्तीफा देने के बाद आप अगर वापस चुनाव लड़ते तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़े अंतर से थे और वहाँ की यूनिवर्सिटी को इस देश के लिए बहुत बड़ा जवाब हो। ये बात आपके दिमाग में आई तो ये आई थी और मुझे लगा था कि मैं जीत पाऊंगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि आज ऋषि सुनक वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, आपको कुछ सही कहते हैं, तो क्या वहाँ के देश में वहाँ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई परिवर्तन आया है? क्योंकि हमारे यहाँ KNU एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर जो हमारा आज करीब 2014 से लेकर 24 तक मोदी जी राज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी KNU यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। तो क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऋषि सुनक के आने के बाद ऐसा कोई परिवर्तन आया है? क्या आप अगर वापस चुनाव करते तो उससे बड़ा परिवर्तन उसी दिन आ जाता है कि मेरा इसके बारे में? जी, ये बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है कि ऋषि सुनक जी जो है वो महान है क्योंकि वो अपने हिंदू आइडेंटिटी को अपने स्लीव पर क्या कहते हैं खुलेआम उसे स्वीकारते हैं, जो बहुत मुश्किल है ब्रिटेन में। और आज भी उन पर इस बात की टिप्पणियाँ बनी जाती हैं कि वो हिंदू है और जो गो पूजा उन्होंने की है इसके बारे में बहुत गलत टिप्पणियाँ दी जाती हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इसीलिए बनाया था क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी थी वो फ्री फॉल में थी। शायद आपने पॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो की थी, उनकी जो इकोनॉमी है पूरा कोलैप्स कर गया था, तब जाके उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो इसके लिए कहावत है, संकट काले वेंकट रमण, हम साउथ में कहते हैं जब संकट आता है तब वेंकट रमण की याद आती है। तो इस दौरान उन्हें वही एक टाइप का क्या कहते हैं माहौल था जब वो बड़े थे, क्योंकि वो चुनाव के लिए खड़े थे और उन्हें हराया गया था, जबकि वो सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट थे इसके लिए। जब उनके जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ जो खड़े थे वो जीत गए और उन्होंने पूरा जो इकोनॉमी एक हफ्ते में डुबा दिया, तब वेंकट रमण की याद आई थी उन्हें। तो ये बात है, ऑक्सफोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके जड़ अब दुनिया भर में फैल चुके हैं। तो वहाँ के और JNU की भी बात यही है, मुझे लगता है कि JNU के जड़ भारत में नहीं है पर दुनिया भर में फैल चुके हैं और उनकी जो विचारधारा है ये भारतीय विचारधारा से प्रभावित नहीं, अपितु जो बाहर वैश्विक विमर्श उससे प्रभावित है। और इसका जो परिवर्तन है ये बाहर से नहीं हो सकता है, ये सिर्फ अंदर से हो सकता है। मैं ऑक्सफोर्ड की ही आपको एक छोटी सी जो है एक वर्णन कर सकती हूँ कि जब मैं वहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष बनने का पूरा दौरा था, उससे पहले दिवाली के लिए उन्होंने हमारे लिए भोज रखा था हिंदू बच्चों के लिए, और जो उन्होंने हमारे लिए मीठे में दिया था उसमें बीफ जेलेटिन था। और जब उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए ये मतलब वर्जित है और ये क्या किया आपने, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो उन्होंने ऐसे उसको हल्के में लिया था। जब आप जानते हैं कि अगर किसी और धर्म के साथ कुछ ऐसा ही होता तो क्या इसका नतीजा होता, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया था। और मेरा ये पूरा संघर्ष चला, मैं अध्यक्ष बनी, फिर हमें उनको पाठ पढ़ाया कि हमारे साथ कुछ गलत होगा तो क्या होगा। उसके बाद हाल ही में 2-3 महीने पहले जब सरस्वती पूजा हुई, तो सरस्वती पूजा का आचरण यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर हुआ और वहाँ की वाइस चांसलर खुद आई उस पूजन में और उन्होंने कहा कि हमें इसे हर साल करना चाहिए, मनाना चाहिए। तो ऐसे जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे भारतीय
जुडिशरी है, जिसके बारे में आप शायद अभी नेक्स्ट सत्र में पढ़ेंगे। ये जो सिस्टम होते हैं इसे आप सिर्फ अंदर से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से रहा है और ये इनकी जड़ अब एक स्थल पर नहीं है, अभी तो बहुत जगह पर फैल चुके हैं। तो अगर इसे परिवर्तित करना है तो आपको अंदर से ही करना है। सुनक जी की वजह से, मतलब सुनक जी का भी अपना एक चैलेंज है, पर मोदी जी की वजह से JNU में मतलब वो कुछ इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। हमें JNU में भी एक ऐसे क्रांतिकारी लीडर की ज़रूरत है जो सबको पाठ पढ़ाएगा कि एंटी नेशनल होने का क्या नतीजा है। तो अंदर से ही उस परिवर्तन के मतलब एक ज़रूरत है। भारत भर में तो हो ही रहा है, तो कोई भारतीय तो जाएगा नहीं, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। I'm Himanshu Sharma, student of English Honours. मैं वैसे फ्रेंड आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इवेंट्स और हार्ड वर्किंग होते हैं और इसलिए वर्ल्ड में लोग उनसे चिपते हैं या ऐसा जेलसी जैसा होता है। पर मैं फिर भी आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग बाहर जाके वर्क करना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो एक जैसे मेरी ही एक रिलेटिव है, सब बहुत अच्छी पोस्ट थी विद्यार्थी, लेकिन वो बाहर जाके कम में भी ऐसा शॉपकीपर भी काम करने के लिए तैयार, बस उनको बाहर समझ। ये माइंडसेट आपको क्या लगता है कि कहाँ से आया और क्यों? ये विमर्श की वजह से आया है, ग्लोबलाइज्ड विमर्श की वजह से है कि बाहर सब कुछ ठीक है और यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। जब मैं भारत वापस आई थी तो लोगों ने पूछा तुम क्यों आई हो वापस, वहाँ सेट नहीं हुआ क्या? वो डिमोशन माना गया कि भारत वापस आना एक तरीके से डिमोशन है, और वापस आना इसलिए है क्योंकि वहाँ कुछ गलत हो गया होगा, मतलब उसको कहीं नौकरी नहीं मिल गई होगी, वहाँ वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए इसलिए वापस आई। ये बस एक विमर्श है जो उन्होंने ही खड़ा किया है, क्योंकि उन्हें तो चाहिए ना जो वहाँ आके गधा मजदूरी करे। अगर हम वहाँ जाना बंद कर देंगे तो वहाँ पे गधा मजदूरी करेगा कौन? तो तब तक वो विमर्श जारी रहेगा, और जब तक हम ये मानते रहेंगे तब तक लोग जाते रहेंगे। और जब लोग वहाँ जाते हैं और उनको लग जाता है कि यहाँ पर तो गधा मजदूरी है और भारत में हमारा जीवन अच्छा था, बेचारे आ भी नहीं पाते क्योंकि आने पर उनको ज़्यादा गालियाँ मिलेगी कि आप आए क्यों। तो वो पूरी ज़िंदगी गधा मजदूरी करते हुए ये जताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उनकी ज़िंदगी सकुशल है, इसी में उनकी बेचारों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती। इनफैक्ट मैं जब लंदन जोन 1 में रहती थी तो वहाँ पे लड़कियाँ गायब होती थी और बहुत दिनों के बाद उनके जो शव है वो थेम्स नदी में मिलते थे। तो मैं हमेशा जब घर जाती तो अपना की जो है अपने अंगूठियों के बीच में ऐसे रखती थी कि कोई पीछे से आएगा तो मैं उसे मुक्का मारूंगी उसकी आंखों में। और ऐसा में भारत में तो ऐसा मुझे फील नहीं होता है, दिल्ली में भी ऐसे फील नहीं होता है। पर विमर्श ये है कि दिल्ली सेफ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिल्ली में सब परफेक्ट है, वहाँ पे क्राइम नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारे यहाँ भी क्राइम्स हैं और बहुत अभद्र चीज़ें हुई हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में सबसे बुरी जगह है। इससे बुरी जगह भी है और उसके बारे में इसलिए बातचीत नहीं की जाती है क्योंकि विमर्श आज भी कायम है कि वहाँ पर चीज़ें सकुशल हैं। और इन विमर्शों में बहुत लोग पढ़ भी जाते हैं और बेचारे जब पढ़ जाते हैं फिर उनको सहानुभूति होती है तो बेचारे वापस आ भी नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मैम। मैम मेरा एक छोटा सा ये सवाल है सर कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आपने बात की, आईवी लीग इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले में, जब मैम बात कर रहे हैं सिर्फ रेसिज्म की तो उसके नाम पर ये लोग LGBT कम्युनिटी से जो भी है ऑलमोस्ट अपीज देने की इतनी सारी कोशिशें करते हैं कि जब आपके सर इतना सारा रेसिज्म वहाँ पे हो रहा था, ये सब कुछ चल रहा था, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसी कोई मेजर की सेक्स की जिससे कि आपको रिलीज क्यों लगे? मेजर्स तो नहीं लिए थे इनिशियली क्योंकि उन्हें लगा कि जो लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है ना तो उन्हें दबाने की कोशिश की, पर कोई सहूलियत आपको देने नहीं आएगा, आपको अपने जंग खुद लड़ने पड़ते हैं। और उसके लिए एक आंसर है कि इतनी बुरी स्थिति के दौरान भी हम क्यों एक्सेल करते हैं, वो एक पहला क्वेश्चन था। वो इसलिए बिकॉज वी नेवर यूज डिस्क्रिमिनेशन एज एन एक्सक्यूज नॉट टू एक्सेल। भारतीय लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है, प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं, वो कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं और दुगना क्या कहते हैं परिश्रम करते हैं, सर्वाइवल और दुगनी परिश्रम करते हैं। तो मैंने देखा ही नहीं कि क्या ये हमें सहूलियत देंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बात करें मैम पर केरी से हमारी विडम्बना ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड द वे ऑक्सफोर्ड ट्रीटेड यू बिकॉज इट इज स्ट्रिक्ट है ना, उनका स्ट्रिक्ट है और उन्होंने उसी मुताबिक आपके साथ
व्यवहार किया. लेकिन what about the enemy within for us? The biggest problem in our 21st century, India is the land of the rising star. Let Narendra Modi come or Rahul Gandhi, the nation will carry. We are a very, very powerful technical country. और आप अपने अप्रैल में करें. April 1526 was the first battle of Panipat. Then there are 3 battles. And look at the valor. But look at official history. Official history is completely different from unofficial history. In the 3rd battle of Panipat in 1761, that period 100,000 German were widowed. Sir, question. So, yeah, keep a meter. I just need this. So, it's a script. We ourselves are carrying the same narrative. What Oxford is, we ourselves are studying the same history. This is what we are teaching our children. They have scant knowledge of what. Yes, they do. And it is a subconscious narrative that runs in our mind. And unfortunately, we need to challenge it on all fronts. We need to challenge it with our children as well. We need to challenge it within ourselves. And there are many people who believe different aspects of this narrative. There might be people who think we are the rising sun, but might also partially believe that the Britishers were a positive experience for Bharat. Some of them say that, oh, they brought the railways. That was one good thing they did. No, it was not one good thing they did. They set up the railways so that they could easily transport the loot. You know, there's a very small remote place in Karnataka where there's a railway station which the British set up. And we were all wondering, this is such a deserted place, Bandar hai basically. Yahan pe kyun? Why is there a railway station back to from those days? Then we realized that it was rich in sandalwood. Also साफ किया गया. So that is why art एक बंजर है. And the railways including were not a gift to the Indians. So we believe, a lot of nationalistic people also believe different versions of this narrative. So a complete flushing is necessary. Even I believe many versions of this narrative still. It's a subconscious script that goes, and we're all learning, and we need to, challenge it on a day-to-day basis and help others challenge and address them at the same time. बहुत बढ़िया. इस सब के साथ वीडियो काफी क्लोज ऑन करेंगे. अच्छा, किशोर ने कॉल करना जरूरी. I just want to ask, what do you think it would be election? Reckless optimism. So reckless optimism takes people across. It took the Maharanas of Rajasthan across. I was just reading this story of, stopping Aurangzeb when he was trying to marry Rajkumari Charumati, and he went with 2 lakh soldiers, and the opponent, the Maharana, was only able to send 50,000 soldiers. How did they win? Reckless optimism that they can do it. I think it is natural for Indians to have it. But somehow we keep telling ourselves not to be optimistic, not to be positive, not to be recklessly hopeful in our own selves. So we just need to rediscover that. अभी प्रश्न 2 साल पहले और 2 साल 3 से हैं. इस समय भी हम तक संप्रेषण करना है. आप अगर उदयपुर आई, आपने उदयपुर की तारीफ भी की, आपने कहा कि वेनिस भी करी थी, उदयपुर को देखा है. उदयपुर जो कि वेनिस के बावली है, वेनिस कहा जाता है उदयपुर को. उदयपुर स्मार्ट सिटी और मुझे लगता है कि आपका सौदा भी पूरे विश्व को आकर्षित करता है. क्योंकि व्यवहार तो अपना इतिहास है, क्या हमारा पिता हुए नाम में बना आई हुई है. वो यहाँ का इतिहास जो है बहुत गौरव इतिहास रहा है. तो वो चूंकि तो भी चर्चा कर रहे थे, आपने व्यवहार की बात की गई, तो व्यवहार तो लेगा आपकी जो सोच थी या चिंता था वो आप शेयर करें. तो मुझे अक्सर लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक ऊंची पहाड़ चढ़ी है, बहुत संघर्ष किया है, ऐसे मुझे लगता था. फिर मैं मेवाड़ आई, और मेवाड़ से पहले भी कई जगहों पे प्रवास रहा है. और जब मैं क्षत्रियों की कहानियाँ सुनती हूँ और महाराणाओं की कहानी सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमने रत्ती भर भी काम नहीं किया है. तो मुझे अपने आप पे घिन आती है कि हम कुछ कर ही नहीं गए हैं. और जब वो इतना त्याग कर सकते थे, इतना त्याग उन्होंने किया है, और वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमें भी वो क्षमता है त्याग की, वो परिकाष्ठा की. तो हमें इस तरह से जीने की ज़रूरत है. तो मुझे यही लगा कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया मेवाड़ आकर. एट द सेम टाइम बहुत एक तरह से इंस्पायरिंग भी रहा कि आगे जाकर
बहुत कुछ करना है और हमेशा धैर्यवान अपने आप को मतलब महसूस करना है, क्योंकि इतनी प्रतिकूल स्थितियों में भी अगर हमारे पूर्वज इतना संघर्ष कर सकते थे तो हम तो आज के ज़माने में इतना तो कर ही सकते हैं। अंतिम सवाल ये है कि एक पुस्तक क्या आपकी राम जन्मभूमि आई, संक्षिप्त इसमें क्या है? तो ये मैंने युवाओं के लिए लिखा है, क्योंकि युवाओं को कुछ नहीं पता। आपने रामायण की जो राम मंदिर की पूरी लड़ाई रही है, मैं कार सेवक की बेटी हूँ, तो मैं बचपन से सुनते आई हूँ कार सेवा की कहानी, कार सेवा की कहानी, कार सेवा की कहानी। और मैं बहुत टाइम तक इसे रिजेक्ट करती थी। पापा को कहती थी कि ठीक है हिंदुत्व की बात ठीक है, पर आपको वहाँ जाकर तोड़ना तो नहीं चाहिए था। तो मैंने पूरा रिसर्च शुरू किया और मैंने ये पुस्तक लिखा। और ये बात जस्टिस की है इन नॉन एग्जिस्टेंट सिस्टम कि दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है। हमारे दिमाग में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है कि हमें न्याय मिलता है और न्याय हमें कोई और दिलाता है। जब कोई और ये समझता ही नहीं है कि आप न्याय के हकदार हो, तब आप क्या करें? तो ये सब बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मन में थी और मैंने एक पूरी क्या कहते हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह चेक किया और तब मुझे पता चला कि राम मंदिर एक ऐसी मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं जिसे तोड़कर मस्जिदें और अन्य क्या कहते हैं स्थल बनाए गए। और क्यों बनाए गए? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, ये नहीं था, दिस वाज प्योर पॉलिटिक्स एंड पीपल डोंट नो दिस। लोगों को लगता है कि ये कोई धर्मांतरण का एक ये था, क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शोन यूजिंग रिलीजन। ये आप यूरोप में देख सकते हैं, पोलैंड एक जगह है जहाँ पे जब रशियंस ने पूछ किया तो उन्होंने एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन उनका जो ये है उन्होंने उनके चर्चेस बनाए। तो वो चले गए तो उन्होंने फिर जो कैथलिक चर्चेस है वो बनाए, फिर वो वापस आए तो कैथलिक चर्चेस को मिटाया और उसी स्थान पर उन्होंने जो कंजर्वेटिव ये क्रिश्चियनिटी उसके चर्चेस बनाए। तो अगर एक ही धर्म में उन्होंने मतलब तोड़कर उसी जगह पर बनाई है तो ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही थी। जब भारत में इतना विशाल मतलब यू हैड सो मच लैंड अवेलेबल, व्हाई वर द मॉस्क मेड ऑन टॉप ऑफ अ टेंपल? और इसमें और एक आयाम है, छोटा सा आयाम, कंक्लूडिंग आयाम। हिंदू लोग मंदिर जहाँ बनाते हैं ना, ये जो बृहद संहिता है इसमें इसका एक वर्णन है, पूरी एक कविता है कि भारतीय हिंदू लोग कहाँ मंदिर बनाते हैं। इसे आप पढ़िए, मैंने इसका एक अंग्रेजी अनुवाद लिखा है। सो हिंदूज बिल्ड देयर टेम्पल्स वेयर द गॉड्स प्ले एंड द गॉड्स प्ले वेयर देयर इज वाटर, वेयर देयर इज बर्ड्स। तो हम वी बिल्ड टेम्पल्स वेयर देयर इज resonance of earthly elements, of the four earthly elements, and that resonance opens a portal to the energy of the universe. So it is somewhere where we go and we tap into that energy and we come into a higher sense of consciousness. And other religions build mosques and churches to gather. उनके लिए वो एक gathering space है। तो अगर आप सऊदी या अमेरिका में देखोगे तो चर्चेस और मॉस्क को हटाकर दूसरी जगहों पे बनाते हैं जब एक शहर बढ़ता है। पर अब भारत में देखोगे कि शहर ऐसे एक मंदिर के अराउंड बढ़ता है, बहुत सारे हाईवे से जिसके बीचों बीच एक मंदिर या एक पेड़ है जहाँ पर देवी का स्थान है। हम कभी हमारे देवी के स्थान को हटाते नहीं है, क्योंकि उस स्थल से एक तरह से क्या कहते हैं एक आस्था जुड़ी हुई है। ये मात्र एक कॉन्ग्रीगेशन स्पेस नहीं है जहाँ हम जुड़ते हैं। तो जब इसका विवाद चल रहा था तो हिंदुओं ने ऑफर किया था कि हम ब्रिक बाय ब्रिक बाबरी मस्जिद को दूसरे स्थल पर रीएस्टैब्लिश करेंगे। ब्रिक बाय ब्रिक इसे हम उठाकर आपको बना के देंगे, ब्रिक बाय ब्रिक। तब भी उन्होंने मना किया था। तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मानसिकता थी, ना कि धर्म की मानसिकता थी। तो देयर आर मेनी सटल कॉन्सेप्ट्स, और जब युवाओं को ये समझ आएगी तभी वो इसे अपना पाएंगे। अगर आप कहेंगे कि वहाँ पहले एक मंदिर था इसीलिए हमें वहाँ मंदिर बनाने की ज़रूरत है, तो कोई इसे समझ नहीं पाएगा। तो इसके बहुत सारे तर्क है वितर्क है जिसे कोई नहीं बताएगा। हमारे हिस्ट्री बुक्स ये बताते हैं, रोमिला थापर हैज रिटन दैट रामायण इज इमेजिनरी, दैट द हिंदूज कन्फ्लेटेड। हमने अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बनाई कि वहाँ पे विंध्य और अरावलीज के जो किसान थे उनके बीच में एक हाथापाई हुई
हुई थी और इसे मनगढ़ंत कहानी बनाकर, लोकगीत बनाकर इन्होंने रामायण लिखा। ऐसे रोमिला ठाकुर लिखती है और जब हमारे युवा इसे पढ़ते हैं तो वो राम मंदिर को कैसे जायज मानेंगे? भले सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज बताया है। तो हमें इस मतलब कृति को अलग अलग तरीके से लिखने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे बहुत अच्छे से लिखा है, पर मुझे लगा कि मैं अपने पीढ़ी को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनकी भाषा में ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मैंने ये पुस्तक लिखा, इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा और ये आई थिंक काफ़ी इसे रिलीज हुए 4-5 महीने हो गए हैं और ये अभी भी इट्स ऑन नंबर 6 बेस्ट सेलर। तो आपको हर एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। अभी दिल्ली एयरपोर्ट से इमेज आया है, नंबर 4 पे है दिल्ली एयरपोर्ट में, T3 में, हर एयरपोर्ट में लग चुका है। एंड जो ऐसे विषय जिसे मेन स्ट्रीम में जगह नहीं देते थे, जिसकी आपको मतलब जिसकी डिस्कशन आपको बंद कमरों में करने की ज़रूरत थी, जिसके किताबों को बैन किए जाते थे, जिसे मेन बुक स्टोर्स में रखते नहीं थे, वो आज एयरपोर्ट्स में है। तो जब 1000 बार झूठ बोला जाता है तो हमें 1000 बार सत्य को दोहराने की ज़रूरत है और उसी के लिए मैंने ये पुस्तक भी लिखा।